नहीं बोलते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि उसे डर लगना ही बंद हो जाए। तो मैं मैं उसी फेज में था कि यार ऑलरेडी 3 साल से तो फेल हो ही रहा हूँ। अब क्या फर्क पड़ता है, इस साल भी फेल हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अभी हूँ, मेरे बैचमेट ने मेरे को कॉल किया कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, आईएएस बन गया है तू। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। मैंने डांट के कॉल काट दिया उसको कि यार ये क्या तरीका है, ऐसे इनसेंसिटिव मजाक कौन करता है, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, इतना बोला मैंने, डांट दिया और फोन कट कर दिया कि यार ये ऐसे कौन बोलता है। Hi, sir. Thank you so much and congratulations. You have achieved a good rank, sir. And आपने टाइम निकाला मेरे लिए. It means a lot. थैंक यू तृप्ति जी। थैंक यू। तो सर, जिससे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, लाइक प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो सर उस पे कुछ आप वैल्यूएबल क्या टिप्स देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जिनका भी प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर उसके बाद। तो प्लीज सर गाइड अस ऑन दिस। चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहता है इस एग्जाम में कि आपको काफी टाइम लगता है, मतलब 2 साल 3 साल तो मिनिमम, मतलब अगर भगवान भी हाथ रख दे सर पे तो भी 2 साल तो मिनिमम लगना है। और वो बेर मिनिमम है, 3 4 साल तो आप ऐसे भी रख लीजिए। अगर आपने एक दो अटेम्प्ट में क्विट भी कर दिया तो भी 3 4 साल लग रहे हैं। मेरी जर्नी जैसे ऑलमोस्ट 6 अटेम्प्ट हो गए, 6 साल लग गए। तो ये बहुत ज्यादा परसिवरेंस का टेस्ट हो जाता है, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी टेस्ट हो जाती है। अगर यहाँ नहीं सक्सेसफुल हुए तो फिर और कोई करियर कहीं बचता नहीं है, ऑलमोस्ट एज हो जाती है वगैरह, तो ये थोड़ा रिस्क रहता है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज होता है, जैसे मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया, पहला प्रीलिम्स में 2 नंबर से फेल हुआ। फिर लगा कि चलो कोई नहीं, 2 नंबर से फेल हुआ, अगली बार तो क्लियर कर ही लेंगे। अगली बार जब देने गया, और हाँ ये भी पहला प्रीलिम्स भी ऐसा था कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, सारे मॉक में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। एग्जाम हॉल में मैं शॉक्ड कि भाई साहब क्या पूछ दिया ये क्वेश्चन पेपर, काफी मैं शॉक्ड था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा आएगा। घर पे आके मार्क्स कैलकुलेट किया, पता चला बॉर्डर लाइन पर अटक गया हूँ। मेरे लिए वो काफी डिसबिलीव का मोमेंट था कि मतलब मॉक पे तो मेरे इतने आते थे, अभी कैसे अटक गया। रिजल्ट आया, नहीं हुआ, पता चला जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट अटेम्प्ट 2 नंबर से नहीं निकला। सेकंड अटेम्प्ट लगा चलो ठीक है, पिछली बार फंस गए तो इस बार तो पक्का ही निकाल लेंगे। अगली बार जब किया तो फिर से नहीं हुआ। उस वक्त तो मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चला गया कि अब मतलब कहाँ गलती हो गई। जब मार्क्स रिवील हुए तो पता चला 0.67 से मिस हुआ, 0.67। ठीक है, 92.5 कट ऑफ थी, मेरे 91.8 समथिंग आए थे। उस वक्त बहुत हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ गई थी कि मतलब क्या ही करूं अगली बार, मतलब सारी बुक पढ़ ली, सब कर लिया। और मतलब 3 4 महीने ऑलमोस्ट मैं मतलब बहुत मेंटल डिप्रेशन में था, बस वही हेल्पलेसनेस के कारण कि आगे ऐसी कौन सी चीज पढ़ लूं, सारे बुक पढ़ लिए, सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए। तो वो जो आप पूछ रहे कि क्या क्या चैलेंजेस थे, सबसे बड़ा चैलेंज शायद वो फेज ऑफ हेल्पलेसनेस था मेरे सामने कि ठीक है प्री नहीं निकला, कोई नहीं, थोड़ा बुरा लगा, पर उसके लिए मैं मेंटली रेडी था। हेल्पलेसनेस ये थी कि आगे वाले अटेम्प्ट में भी मैं ऐसा क्या कर लूं, सारी बुक तो पढ़ ली, सारे टेस्ट सीरीज लगा लिए, सब कर लिया, कोचिंग वाले जो बोल रहे हैं सब कुछ कर लिया हूँ। अगला अटेम्प्ट दिया 2021, 1 नंबर से नहीं निकला वो। ठीक है, ये ऐसा फेज आ गया कि जब बुरा लगना भी बंद हो गया कोई बात नहीं, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे मैं जो कर लूं, फ्री नहीं होना मेरा, और हर बार यही 1 2 नंबर से नहीं होना। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जितने जो एडवाइस थे, जितनी बुक थी, सब कर लिया, समझ नहीं आ रहा है कि अब और क्या ही कर सकते हैं। तो फिर वो पॉइंट आया, जैसा आपने पूछा नेक्स्ट कि अब प्रीलिम्स आने वाला है, कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस देंगे, तो मैंने अपने स्ट्रेटजी में कुछ कुछ चेंजेस किए। तो 2022 ऑनवर्ड्स हर साल मेरा 22 23 24 तीनों में प्रीलिम्स निकला। 2022 में मुझे डायनिक्स अलॉट हुई थी, सिलेक्शन हुआ था। तो 2023 में मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 5th रैंक आई, तो अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ ट्रेनिंग, और 2024 में भी आईएएस में हुआ है। तो हर बार जब भी प्री निकला फिर सिलेक्शन हुआ, मेंस इंटरव्यू कभी रुका नहीं। प्रीलिम्स ही मेरे लिए बहुत बड़ा बैरियर था, तो चूंकि ये प्रीलिम्स आ रही है तो मैं कैंडिडेट्स को एडवाइस करूंगा जो मैंने चेंजेस किए थे कुछ। देखिए नॉर्मल वो स्टैंडर्ड बुक, वो लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम सब पढ़ते हैं, PT 365 सब करते हैं करंट अफेयर के लिए, यहाँ तक अंडरस्टूड है। टेस्ट सीरीज सब लगाते हैं, वहां तक मैं भी कर रहा था, और ऑलमोस्ट मैं कट ऑफ क्लियर कर रहा था, हर बार वही 1 2 नंबर की बात ही थी। तो वो मैं कर रहा था, जो मैंने कुछ चेंजेस किए 2022 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले तो मैंने मन से डर हटा दिया, कुछ भी एग्जाम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डर नहीं। वो नहीं बोलते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि उसे डर लगना ही बंद हो जाए। तो मैं उसी फेज में था कि यार ऑलरेडी 3 साल से तो फेल हो ही रहा हूँ, अब क्या फर्क पड़ता है, इस साल भी फेल हो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। लाइफ ऑलरेडी बॉटम पे थी, तो मैंने अपने फेलियर को बैगेज नहीं बनने दिया, रादर उसको मैंने पॉजिटिवली यूज किया कि अब मेरे मन में डर किस बात का है, हर साल फेल हो ही रहे, इस साल भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी ऐसी ही चल रही है। तो सबसे पहले कि आपको अपने फेलियर को बैगेज नहीं बनाना है, उसको एज अ पॉजिटिव वे यूज करना है। सेकंड चीज, जब मैंने 2022 का पेपर शुरू किया, पहले 5 क्वेश्चन मेरे से लाइन से नहीं बने। जब पांचवा भी नहीं बना तो मैं जरा भी नर्वस नहीं हुआ, मैंने एक बार क्लास में हंस के बाकी बच्चों की तरफ देखा और मैंने खुद को यही बोला कि यार 4 साल से तो मैं पढ़ रहा हूँ, हर बार 1 2 नंबर से ही छूटा है।
अब इतनी पढ़ाई इतने एक्सपीरियंस के बाद जब मेरे से नहीं बन रहा तो इन लोगों से क्या बनेगा ये। ठीक है, तो नर्वस नहीं होना है, एरोगेंस किसी बात का नहीं, बट नर्वस नहीं होना है। और बेवजह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मैं थोड़ा रियलिस्टिक था कि जब इतनी पढ़ाई के बाद मेरे से नहीं हुआ तो इनसे क्या होगा। ठीक है। और ये तो रही एग्जाम में माइंडसेट की बात। एक और बात जो मैं अभी बोलूंगा कि अभी जब आप प्रिपरेशन करो, एक मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने स्टैटिक के मटेरियल्स को कंसोलिडेट किया। पहले मेरा ये था कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट में मार्केट में ये आया ये भी नया पढ़ लेते हैं, सोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं। मैंने उसको थोड़ा कम किया, मैंने अपने सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट किए कि पॉलिटी में एक ही बुक, हिस्ट्री की सिर्फ एक बुक, इकोनॉमिक्स की एक बुक। तो अपने सोर्सेज को आप लिमिट करो और उन लिमिटेड सोर्सेज को बार बार पढ़ो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एनवायरनमेंट है फॉर एग्जांपल। अब मैंने जो एनवायरनमेंट में कुछ लिमिटेड नोट्स और मटेरियल जो मेरे थे, मैंने उनको ही 2022 के भी प्रीलिम्स में पढ़ा, 23 के प्रीलिम्स में भी पढ़ा। 2023 में जब मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था, अब फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट से ही पूछेंगे, मैंने कोई हाई फाई नोट्स नहीं रेफर किए, वापस से वही अपने मटेरियल पढ़ा। अभी जब 2024 का जिसमें मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, अभी मैं इंटरव्यू देने गया, अभी मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर हूँ। मुझे पता था वो इंटरव्यू में यही पूछेंगे आईएफएस में कैसे चल रहा है क्या हो रहा है, और मेरी टू थर्ड इंटरव्यू उस पे ही गई है। वापस से मैं वही इन्वायरमेंट की मटेरियल पढ़ के गया जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ी थी। तो उस मटेरियल को शायद मैं 100 बार पढ़ चुका हूँ, लिटरली 100 बार पढ़ चुका हूँ। और जब मे बी आज आईएफएस बन के जब 100वीं बार पढ़ रहा था तो भी मुझे नई नई चीजें उसमें मिल रही थी कि अरे ये मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया था। तो लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ो। इससे क्या होगा, चाहे ये प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में मैं कैंडिडेट को ये एडवाइस करूंगा। होगा क्या कि 30-40% क्वेश्चन आपके नोट से ही आएंगे, चाहे कोई भी मटेरियल, मैं नाम नहीं ले रहा, मैटर नहीं करता, ऑल मटेरियल्स आर इक्वली गुड। मटेरियल्स के पीछे ये नहीं भागना है कि मैंने आज ये पढ़ा, कल को विद्यांशु सर ने बोल दिया तो मैं अब नई बुक उठा के पढ़ने बैठ जाऊँ, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा किसी मटेरियल का। ऑल आर इक्वली गुड। बस यही आइडिया कि उसको बार बार पढ़ो। और क्या होगा कि आप एक मटेरियल को जब बहुत बार पढ़ोगे ना, तो उसी मटेरियल से 30-40% क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में डायरेक्टली, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। बाकी 30-40% क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, बट इनडायरेक्टली वही सिलेबस है, वही कॉन्सेप्ट है, तो वो पेरिफेरल एरिया से आएंगे। बिकॉज कोर पे आपका बहुत अच्छा कमांड है, तो आप पेरिफेरल पे भी कुछ अच्छे आंसर लिख लोगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बना के। और 10-20% क्वेश्चन बाउंसर होते ही हैं इस एग्जाम में, चाहे प्री हो या मेंस हो, तो वो परफेक्शन के पीछे भागना नहीं है यहाँ पे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हमेशा बाउंसर होते हैं, तो उसके पीछे जाने की दिक्कत नहीं। तो आइडिया यही है कि लिमिटेड मटेरियल को बार बार करना है। वही मेरी जो प्रीलिम्स मेंस, सॉरी स्टैटिक की जो मेरी बुक थी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी एनवायरनमेंट, इतनी मेरी लिमिटेड नोट्स हो गए थे लास्ट लास्ट में, मैंने इतने लिमिटेड चीजों को पढ़ा था और उसको इतनी बार पढ़ा था, अंडरलाइन करके पढ़ा था, हाईलाइट करके पढ़ा था, कि अभी भी आप मुझे दे दो मेरे नोट्स तो मैं 5 से 6 घंटे में पूरी स्टैटिक रिवाइज कर दूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी एनवायरनमेंट सब कुछ, क्योंकि मेरे नोट्स इतने रिस्ट्रिक्टेड हैं, 100-120 पेजेस के हैं। वो 120 पेजेस भी मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो इफेक्टिवली वो 40-50 पेज है इफेक्टिवली। अब 50-60 पेज भी अगर हो जाए तो 1 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने बहुत बार पढ़ा है तो पहली बात ये थी कि अपने सोर्सेज को लिमिट करना है। सेकंड बात, करंट अफेयर आप कोचिंग की करो पर न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी किसी कोचिंग के मटेरियल से क्वेश्चन नहीं सेट करेगी, यूपी न्यूज़पेपर से सेट करेगी वो। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ो, वो गलती नहीं करनी है कि पीटी 365 के भरोसे बैठे हुए हैं। न्यूज़पेपर आपको प्रीलिम्स मेंस हर जगह बचाएगी। इस बार मेरे मेंस में जीएस में 459 मार्क्स आए हैं, जो कि आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट हैं। ठीक है। आइडिया यही था कि मैंने एडिटोरियल से इतने सारे नोट्स बनाए, उससे आपको इतने यूनिक पॉइंट मिल जाते हैं जो किसी कोचिंग के मटेरियल में कहीं नहीं होगा, और यही यूनिकनेस आपको मार्क्स दिलवाती है उस दिन। ठीक है, तो ये करना है, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। तीसरा, मैं पहले के अटेम्प्ट में ये गलतियां कर रहा था कि मैं मॉक टेस्ट तो बहुत लगा रहा था पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना रहा था। तो आपको प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है, तो 2022 ऑनवर्ड्स मैंने प्रीवियस ईयर बनाना शुरू किया, प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। तो जब आप प्रीवियस ईयर बनाओगे, फर्स्ट आपको इंपॉर्टेंट थीम्स समझ में आएंगे कि यूपीएससी किन एरियाज से ज्यादा पूछती है। जैसे मान लीजिए हर साल पॉलिटी में एक क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश टाइम के जो भी एक्ट्स लॉज थे उनमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे, मतलब वहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो। सेकंड, जैसे कि इन मैपिंग में हर साल रिवर माउंटेन इनके मैपिंग पे आता है, तो आपको कुछ कुछ थीम्स पता चल जाएंगे, मनी बिल पार्लियामेंट ये सब पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट थीम्स पता चल गई क्या है। दूसरा क्या है, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है, किस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं। तो अदरवाइज भी आपको एग्जाम में कभी 30, 35, 40 से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं होंगे, 40 तो बहुत बड़ी बात है, 40 क्वेश्चन मुझे तो आज तक नहीं आया कभी। तो बाकी के क्वेश्चन में यही जो माइंडसेट है ना आपका, कि आपने एग्जामिनर की लैंग्वेज को कैसे पकड़ा हुआ है, कि किस तरह की स्टेटमेंट राइट होती है, कहाँ पे आपको डाउट फील हो रहा है, ये आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो मैं कैंडिडेट्स को ये एडवाइस दूंगा कि लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करो। ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट ले ली थी 10 साल की, उनको बाइंडिंग करा के उनको ही बार बार सॉल्व किया, और जो भी कुछ एक्स्ट्रा बातें मुझे सीखने को मिली वहीं पे बगल में लिख लिया।
तो ये सारी चीजें करनी है। फाइनली मैंने क्या किया था, मैंने मैपिंग के पार्ट को बहुत अच्छे से किया था। मैपिंग से आजकल आप मान के चलो कि 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं मैपिंग में। ज्योग्राफी भी है, इन्वायरमेंट भी है, प्लेसेस इन न्यूज भी है, तीनों चीजें, सिर्फ ज्योग्राफी अकेले की मैपिंग नहीं होती है। और फाइनली एक एरिया है एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में, जो कि थोड़ा टफ है, लोगों को इतनी आती नहीं है, यूपीएससी भी टफ क्वेश्चन पूछता है। तो वहां पे मैंने जैसे एक शून्य आईएएस करके है कोचिंग, उनकी एक मैंने वीडियो प्रोग्राम ज्वाइन कर ली थी एंशियंट मिडिवल की, वहां से मैंने नोट्स बना लिए और उन नोट्स को बार बार पढ़ा। देखो आइडिया वही है कि कोई बुक की बात नहीं है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सा मटेरियल करो, बस कहीं एक जगह से एक चीज उठाओ, उसको बार बार करो। मेरे वही एंशियंट मिडिवल के नोट्स थे, मैंने उनको बार बार रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम्स किया। मेरा आइडिया ये था कि अगर एंशियंट मिडिवल से 10 क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं 3 से 4 क्वेश्चन बना पा रहा, तो अभी मैं 2-3 एक्स्ट्रा बना लूं बस। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करा कि मेरे नोट से सब कुछ आ जाएगा, पर 2-3 एक्स्ट्रा हो जाए, वो 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे एग्जाम में। बहुत बड़ी चीज होती है ये। सिमिलरली जैसे मैं पहले आपको बता रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो आप 10 साल, और कुछ हो ना हो 5-6 क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, थोड़ा सा वो वर्ड चेंज कर देंगे, थोड़ा सा मे बी ऑप्शन चेंज कर दे, पर ऑलमोस्ट वो मोरल सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर एंशियंट मिडिवल का कोई बहुत टफ क्वेश्चन आता है, कोई बहुत अजीब क्वेश्चन आता है, वो नहीं आए चलेगा, पर ये जो प्रीवियस ईयर के 5-6 क्वेश्चन है जो लास्ट के 10 साल से यूपीएससी पूछ रही है, ये आपने अगर एग्जाम में नहीं बनाया तब आप कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। तो मेरा आइडिया यही था, तो मैंने यही चेंजेस किए। और लास्टली कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इस एग्जाम को समझना है कि ये एग्जाम ऐसा है कि ये किसी के कंट्रोल में है, किसी को नहीं पता क्या होता है इस एग्जाम में। ठीक है, आप मेहनत ही कर सकते हो, आपको जज करने की पावर बस यूपीएससी के पास है कि आप डिजर्व करते हो कि नहीं। तो पहले से बेवजह खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मेरा हो जाएगा नहीं होगा। अभी जब मैंने 2024 का प्रीलिम्स देने गया, तो उस दिन मैं ऑलरेडी 2 बार सेलेक्टेड था, डैनिक्स में भी फॉरेस्ट सर्विस में भी, दोनों साल मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकला था, और फॉरेस्ट की कट ऑफ सिविल सर्विस के कट ऑफ से काफी हाई होती है सेम प्रीलिम्स में। तो मैं होता चाहता तो मैं बहुत सीना चौड़ा करके जाता, करे मैं तो सिलेक्टेड हूँ, मैंने तो फॉरेस्ट भी निकाला है, मेरे को कौन रोक लेगा। पर मैं एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मैंने मम्मी को बोला, मेरी मम्मी बाहर थी, मैंने मम्मी को यही बोला कि मम्मी बाहर किसी गार्जियन को आप बताना मत कि मेरा बेटा सिलेक्टेड है, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा प्री निकलेगा कि नहीं। सो वो बस इस एग्जाम के नेचर को मैं एक्सेप्ट करा था, मुझे पता नहीं था मेरा होगा कि नहीं, तो मैं उतना ही हम्बल होके गया था कि ठीक है मैंने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस है, बट हो सकता है ना हो, तो वो बेवजह एक्सपेक्टेशन का बर्डन नहीं कैरी करना है अपने साथ। तो मैं कैंडिडेट्स को यही सजेशन दूंगा इसके लिए। डेफिनेटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो होते हैं बहुत छोटे छोटे हम्म। पॉइंट्स है। लूप होल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, अपने आप को भी नहीं पता होता कि हम मल्टीपल फेलियर्स के साथ साथ, और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग एंजाइटी भी हो जाती है इस एग्जाम में। तो मेन मैंने जितने भी टॉपर से हम्म। बात करी है यही होता है कि एंजाइटी को पीछे छोड़ के, क्योंकि पढ़ता हर कोई है हम्म। बट हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेन फैक्टर ये बहुत बड़ा रोल है। मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी जब यहाँ था, जिस दिन रिजल्ट्स आए, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में अभी हूँ, मेरे बैचमेट ने मेरे को कॉल किया कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया, आईएएस बन गया है तू, और मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो। मैंने डांट के कॉल काट दिया उसको कि यार ये क्या तरीका है, ऐसे इनसेंसिटिव मजाक कौन करता है, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, इतना बोला मैंने, डांट दिया और फोन कट कर दिया कि यार ये ऐसे कौन बोलता है। ठीक है। फिर मैंने कॉल कट कर दिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे किसी और का मैसेज आया, सर कॉन्ग्रेचुलेशन आप आईएएस बन गए। तो मेरे को लगा यार 2 लोगों ने बोल दिया, सच में हो गया क्या। फिर मैंने रिजल्ट चेक किया है। तो तो आपका क्या रिएक्शन? मैं वो भी कैंडिडेट, हाँ हाँ, मैं वो भी कैंडिडेट नहीं था जिसका फर्स्ट टाइम हो रहा है बोलने को। मैं 2 बार ऑलरेडी सिलेक्टेड था पास्ट में, तब भी तीसरी बार बिलीव नहीं हो रही थी ये चीजें। तो ये ऐसा ही एग्जाम आप नहीं प्रोडिक्ट कर सकते। तो लाइक आपकी फैमिली का, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने अपना नाम देखा, रोल नंबर देखा लिस्ट में? लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरा तो मैंने आपको बताया, मैं तो कंफ्यूज था, डिसबिलीव में था। मैं तो चूंकि यहाँ ट्रेनिंग में था तो फैमिली के साथ नहीं था। तो फिर मैंने उनको कॉल किया। बहुत खुश हुए वो, मैंने पापा को ये बोला कि पापा आप कलेक्टर के पिताजी बन गए। तो काफी खुश थे वो लोग। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही थी। और मेरी सिस्टर यूएस में रहती है, तो उस टाइम रात का टाइम था, वो बेचारी सो रही थी, तो उसको फोन करके सबने उठा दिया। पर वो फिर बोली कि भैया उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई जब से तुम्हारे रिजल्ट का पता चला। तो मैं काफी खुश था। रिजल्ट के बाद ये हुआ कि फिर मैंने सोचा कि चलो 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं भी दिल्ली चला जाता हूँ, तो एकेडमी से छुट्टी मिल गई। तो वो थोड़ा था कि उसके बाद फिर इतने मीडिया वाले, कोचिंग वाले और फैमिली फ्रेंड्स वाले आ गए, तो 2-3 रात तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया, इतने लोगों से मिला, इतने जगह इंटरव्यूज वगैरह। तो फिर ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट चौथे दिन तो मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था कि 3 रात से कंटिन्यूअसली सो नहीं पाया, मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल के रिप्लाई कर रहा हूँ, पर ठीक है, इट वाज लाइक गुड हेडेक टू हैव। तो यही बोल सकता हूँ। नाइस सर, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। हम्म। मेहनत करके यहाँ तक आप पहुंचो, कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स, और आपने मेरे लिए टाइम हाँ, निकाला इस चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।
एक तो ये एक चीज और मैं मतलब ऐड करना चाहूंगा, जैसे इस बार का भी मेंस था, तो GS1 में जैसे लोगों के 70s 80s में आए हैं, हम्म। GS1 के मेंस के पेपर है, मेरे 122 नंबर आए उसमें, जहां लोगों के सिलेक्टेड लोगों के 70s 80s में। तो मैंने, लोग मेरे से काफी पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्या कर लिया, क्या पढ़ लिया। मैं वही उनको समझा रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लिमिटेड चीजों को ही बार बार पढ़ा। जैसे पास्ट में भी मैं आपको बता रहा था कि मैंने वो एंशियंट मिडिवल के नोट्स बनाए थे, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के, उसमें आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडेड थी। बस मैंने उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ा, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी। तो मैं लोगों को यही बोलूंगा कि अब किसी मटेरियल के पीछे मत भागो, सिंपल रखो प्रिपरेशन को, अपने लिमिटेड चीजों को बार बार पढ़ो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, टेस्ट सीरीज दो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में सेम ही अप्रोच है। सिंप्लिसिटी रखनी है। हम लोग बेवजह अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं इस एग्जाम में, कि ये भी पढ़ लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। किसी से नहीं होता यार। वो मेरे एंशियंट मिडिवल के नोट्स 3 साल हो गए, जो मैंने आपको बताया 2022 के एग्जाम के लिए मैंने उसको बनाए थे, अभी 2024 में था, ऑलमोस्ट 3 साल होने को, आज भी मुझे वो नोट्स 50% भी याद नहीं है। तो एक बेसिक मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स मुझे याद नहीं है, तो लोग, आप क्यों मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागोगे? और उसी नोट्स ने मेरे को 122 नंबर दिलवा दिए, जहां लोगों के 70 80 आ रहे हैं। तो सिंपल रखना है अप्रोच को, बेवजह कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। ये एग्जाम सिंपल है, सिलेबस वाइज, क्वेश्चन वाइज। ये एग्जाम टफ यहाँ पे है कि काफी अनप्रिडिक्टेबल है, कि 2 4 क्वेश्चन इधर उधर हुए तो आप कंपटीशन से बाहर, एक भी पेपर खराब हुआ तो आप कंपटीशन से बाहर, कभी आप बाहर हुए तो फिर अगले साल आना पड़ेगा, फिर 1 साल बाद रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ पे एग्जाम टफ है, क्वेश्चन आंसर एज इट इज इजी है, तो उस जगह को आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगा लोगों को, लिमिटेड चीजों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, प्रीवियस ईयर बार बार बनाइए, यही इस एग्जाम का मूल मंत्र है। डेफिनेटली सर, वैल्यूएबल टिप्स दिए आपने सर काफी। थैंक यू सो मच, एंड जी जी। डेफिनेटली इट वुड हेल्प मेनी एस्पिरेंट्स ऑन माय चैनल, थ्रू माय चैनल। थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू।